Hello guys, my name is Shudhanshu and you are watching Physics Navy. That as you know that in the previous classes we have discussed about the Gauss law, okay, and we have discussed about the various applications of Gauss law. So as today we are going to discuss a very last application of Gauss law, that is the इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर. ओके, अगर आपको याद है तो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने एक और एप्लीकेशन की बात की थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल. Basically, that is a conducting shell, and today we are going to talk about the non-conducting shell. Okay, और ये जो क्लास है ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास में होने वाली है. Okay, so we will see here. See, electric field due to a sphere, और basically this is a non-conducting sphere. ठीक है, तो देखिए ये एक sphere है. Okay, और ये क्यों non-conducting है? Okay, why we are calling this sphere as a non-conducting sphere? The reason is very clear. देखिए, अगर ये sphere conducting है, that means the charge can flow from this particular region to somewhere. Okay, so if I'm saying that this sphere is non-conducting sphere, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि these charge, जो charge इसके अंदर fill है, these charge cannot move outside the sphere. Okay, so that's why it is non-conducting. Okay, ठीक है. अब देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी मैं क्या करूंगा, तीन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करूंगा. आप एक बार लास्ट क्लास देख लें तो आपको ज्यादा आसानी होगी. ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. ओके, एंड दिस इज द रेडियस. दिस इज द रेडियस. लेट्स सपोज दिस रेडियस इज कैपिटल आर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस. ओके, हियर लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस पी. ओके, सो देखिए मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा प्रोसेस. ठीक है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को देख ले. तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा तो कैसे फाइंड करूंगा? अगेन आई विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस. ठीक है, और देन गॉसियन सरफेस के अलावा मैं वही अपने चार स्टेप जो है हमारे गॉस थ्योरम के, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूंगा. लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज r. Okay, so if I'm going to calculate the electric field here, that electric field outside, okay, that will come 1 upon 4 pi epsilon naught and q upon r square. Okay, what is this q? Q is the total charge enclosed, means total charge enclosed inside a Gaussian surface. Okay, तो ये इक्वेशन आपको पता है, यही इक्वेशन हमारी सेल के लिए भी निकली थी. ठीक है, ओके, दिस इज अवर फर्स्ट कैलकुलेशन. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या बात की थी? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट दी surface of the cell. So here we will calculate the electric field at the surface of the sphere. तो देखिए जब surface की बात होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? The r is equal to r. Yes or no? So we are going to decrease this r at a level when this r will become capital R. Okay? तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, that is electric field at surface, this can be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and that is q upon r square. ठीक है, अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है प्रीवियस क्लास को जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए ये दोनों बातें यहाँ पे हो गई. ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि हमें शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड किया था. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्फीयर के अंदर भी जो है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे. लेकिन देखिए यहाँ पे ना एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. क्या डिफरेंस? कि देखिए शेल के अंदर जो चार्जेस थे वो सरफेस के ऊपर थे. ठीक है, कंडक्टिंग शेल के ऊपर. बट नॉन कंडक्टिंग के ऊपर जो चार्जेस है वो इनसाइड है. तो इसको मैं सेपरेट मतलब जो ड्राइंग है, डायग्राम है, बना के देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है. ठीक है, तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, विल ड्रॉ अ बिट लार्जर स्फीयर लाइक दिस. ओके, एंड ये सिमिलरली चार्ज है. ओके, एंड दिस इज द अगेन सेंटर एंड दिस इज द रेडियस. ओके, लाइक दिस. ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलता हूं कि अब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट विच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके लिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर. इसकी बात कर रहे हैं अपन, इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए एक पॉइंट अपन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे. लेट्स सपोज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इनसाइड द स्फीयर. तो देखिए क्या करते हैं,
आपको पता है स्टेप टू स्टेप क्या करना होता है। सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, सो फॉर दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इन दिस पर्टिकुलर फैशन। ओके, दिस इज द गॉसियन सरफेस लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बेसिकली क्या है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। गॉसियन सरफेस अगेन स्फीयर। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज डन, दैट वी हैव कैलकुलेटेड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, सेकंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, वी हैव डिसाइडेड अ गॉसियन सरफेस। नाउ आवर सेकंड स्टेप दैट वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot ds that can be equal to E ds cos theta। ठीक है, अच्छा अब देखिए गॉसियन सरफेस बेसिकली कैसा होता है। गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट द सिमेट्री। ठीक है, चलो सिमेट्री चेक करते हैं। देखिए यहां पे ये गॉसियन सरफेस है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट लाइक दिस, और लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, तो ऑब्वियस सी बात है गॉसियन सरफेस के ऊपर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, सी एट एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चलिए पहली बात क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का आप एंगल फाइंड करके बताएं तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे, एवरीवेयर एंगल इज 0 डिग्री। Yes or no? In between A and E, everywhere electric field is, sorry, everywhere the theta is 0 degree. So you can say here that electric field and theta both are symmetry here. ठीक है, और ये तो हमारा गॉसियन सरफेस का काम होता है। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, in which electric field and theta is should be a symmetry। ठीक है, चलिए इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए क्या आता है। That is E ds and cos 0. Okay, and cos 0 is 1, so we will neglect this one. So it will become closed integral of E ds. Okay, अब देखिए E क्या है, everywhere E is constant, so we will take this E out and we will integrate this ds. अब देखिए भाई गाइस यहाँ पे ds क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्मॉल एरिया अगर आप कंसीडर करते हैं तो दिस इज ds और दिस इज ds। Okay, so here the whole surface area of this sphere is can be called as the total ds. That is the closed integral of ds. So what is here? Let's suppose this is the distance r here. So you can write instead of this ds, you can write the closed integral of E dot ds can be equal to E, and on the place of ds you can write 4 pi r square, and this r square is basically this distance. Okay, so here the one calculation is done, second calculation is done. Okay, now in third step we will talk about the charge enclosed by Gaussian surface। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए जैसे आप अगर आपने कोई पॉइंट अगर आपने इनसाइड द स्फीयर लेट किया हुआ है तो आप कहीं पे भी जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो एट ईच एंड एवरी गॉसियन सरफेस देयर आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हो देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज कुछ डिफरेंट होगा। अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट होगा। यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। देखिए ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर चार्ज जो है वो फिल हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट दी वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इजंट इट। ये क्या है, ये है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को अपन डिनोट करते हैं किससे, रो से। अब यहां पे रो बेसिकली क्या है, रो इज नथिंग बट दी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रो क्या है बेसिकली यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जस्ट कंसीडर द टोटल चार्ज, लेट्स सपोज द टोटल चार्ज विल मार्क एट कैपिटल Q। ओके, अच्छा अब देखिए ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर टोटल चार्ज पता करने के लिए तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास डेंसिटी तो है ही, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ओके, अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं कि टोटल वॉल्यूम के साथ अगर मैं इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, सो व्हाट इज द डेंसिटी हियर, दैट डेंसिटी इज नथिंग बट दी
we'll write here that is 4 by 3 pi r cube and multiplied by the charge density, that is the volumetric charge density. Okay, so this is the total amount of charge, that is 4 by 3 pi r cube into rho. So now we will get the total amount of charge also. Okay, so in our fourth step what we will do, we will apply Gauss theorem. Okay, और Gauss theorem बेसिकली क्या होता है, that is nothing but the EDS is equal to Q upon epsilon. ठीक है, इसको अपन यहां देखते हैं. ठीक है, देखिए क्या होगा, E डॉट ds आपने निकाला हुआ है, क्या कैलकुलेट करके निकाला है, that is nothing but the E 4 pi r square that can be equal to Q upon epsilon naught. अब देखिए Q बेसिकली हमने क्या निकाला यहाँ पे, this is the value of Q. Q is what, that is nothing but the 4 by 3 pi r cube into rho. Okay, and can be divided by epsilon naught. Okay, so see here, 4 will get cancelled, this pi will get cancelled, and this r square will get cancelled by this r cube. Okay, so now we can write here the electric field is equal to that is r sigma upon 3 epsilon. See, so this is the final value of electric field, that is E is equal to r rho upon 3 epsilon. Okay, so this is what, this is electric field inside, this is electric field inside. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये स्लाइटली डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का, ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, अगर आप देखें गौर से तो. ओके, एंड हियर एट सरफेस आल्सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. ठीक है, लेकिन आप यहां पे देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल है आर के. ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, देखिए आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस. Okay, here also at surface also it is depending upon the radius of the sphere and the charge. लेकिन आप यहां देखें तो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड ना करके ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चार्ज डेंसिटी के ऊपर. और किसके ऊपर डिपेंड करता है, obviously the point where the distance of point where you are going to calculate the electric field. Okay, so this relation, ये जो रिलेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज दीज टू रिलेशंस आर फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ विद इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हियर इट इज फॉलोइंग अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल. ओके, सो दीज आर द थ्री रिलेशंस, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. The first two relation you have seen earlier in the previous derivation. Okay, and this is the new. This relation is new, or this is the different relation when it comes to the, in the case of sphere. Okay, so now we will discuss about the graph, that how we can plot a graph for all these three relations. So now we will see about the graph. ठीक है, देखिए इसका प्रीवियस ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था, मैं आपको बता देता हूं. ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है दैट कि अगर आपको ग्राफ समझ में आता है, दैट मीन्स कि आप इजिली आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इन तीनों के बीच में, और आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं स्फीयर और सेल के बीच में, बेसिकली नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो ग्राफ को बहुत केयरफुली देखना होता है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिकली ईआर ग्राफ. ठीक, ईआर ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, ईआर ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, तो ईआर ग्राफ बेसिकली क्या होता है, ग्राफ इन बिटवीन ई एंड आर. ठीक है, अब देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सेंटर से. चलिए मैं यहां पे दोबारा से स्फीयर बना लेता हूं एक. ठीक है, दिस इज द स्फीयर, दिस इज द सेंटर. ओके, दिस इज द रेडियस आर. यहां पे हम जो ग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं सेंटर से. तो देखिए यहां पर सेंटर का रिलेशन क्या है, देखिए यहां पे ई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. दैट मीन्स कि इफ यू आर
इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए, इफ E is directly proportional to R, it means what? कि if you are increasing the R, that means electric field will get increase. ठीक है? If you are decreasing the R, then electric field will get decrease. Isn't it? ठीक है? ये रिलेशन है. तो बेसिकली ये जो रिलेशन होता है किस टाइप का रिलेशन है? This relation is nothing but a linear relation. What is this? This is a linear relation. So if I'm going to talk about the inside range, let's suppose this range we'll call about inside range, और ये जो है हमारा ये 0 0 है, okay? और let's suppose this distance is r. Basically this is the surface of sphere. Okay? यहाँ पे हम surface की बात करते हैं r की. अब देखिए inside basically क्या हो रहा है? ये कैसा रिलेशन फॉलो कर रहा है? लीनियर ग्राफ फॉलो कर रहा है. ठीक है? So in this graph also we will draw a linear graph like this. Okay? This graph shows that E is directly proportional to R. As long you are decreasing the R, electric field will get decreased, or as long you are increasing the R, electric field will get increased. Okay? And this particular point is basically E max. Okay? This point is called E max क्योंकि आपको पता है कि at the surface of the sphere electric field is maximum because this distance is smallest. Okay? और इस डिस्टेंस के बाद अब जैसे आप बढ़ाते जाएंगे यानी कि इस वाली कंडीशन के अंदर, so इसके अंदर क्या होता है? This is basically these two relations are following the inverse square law. That means as long you are increasing the R, that means you are decreasing the electric field. So इस ग्राफ के अंदर जब मैं ये बात करता हूं यहाँ पे मैं आउटसाइड की. Okay? This is the outside condition. So as long I am increasing the R, this graph will decrease rapidly like this. Okay? This graph will decrease rapidly and this graph is approaching. This graph is approaching towards zero, but it cannot be zero in this particular graph. ठीक है? ये आपको पता है पहले से. ठीक है? ये ग्राफ जो है ये जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन इस ग्राफ के अंदर, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर मैं इसको जीरो है जो वो करके नहीं दिखाऊंगा. ओके? सो दिस रिलेशन, दिस ग्राफ शोज दैट E is inversely proportional to E upon R square. Okay? So this is basically a graph, the ER graph for a non-conducting sphere. ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि inside the sphere, as long you are increasing the R, electric field will get increased. If you are decreasing the R, electric field will get decreased. So it follows a linear relation inside the cell. ठीक है? Inside the sphere, inside the non-conducting sphere, E and R will follow a linear relation. Okay? And at the surface of the non-conducting sphere, electric field is maximum, as you know. Okay? And after that, as long we are increasing the R, that means as long we are going away from this particular zone like this electric field will get decreased. Like this electric field will get decreased. So these are the three phases of ER graph. ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है? और अगर आपको ये इसके अंदर किसी भी क्लासेस के अंदर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, आपको कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ भी पूछना है, तो एक टेलीग्राम का चैनल हम लोग रन कर रहे हैं. ओके? तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बेसिकली आप वहां पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. हम कोशिश करते हैं बहुत कम टाइम में आपको सारे आंसर्स देने के लिए. तो एक इनिशिएटिव है कि इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर किसी बच्चे की कोई जो डाउट हो वो अनसॉल्व ना रह जाए. तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और डिस्कस योर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन फिजिक्स विद मी. ओके? आई विल गिव प्रॉपर सॉल्यूशंस टू यू गाइस. सो आज की क्लास के अंदर इतना ही. और आज की क्लास के साथ हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है. तो वी विल स्टार्ट अ न्यू सेशन, अ सेकंड चैप्टर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द potentials and capacitance. Till then, bye bye. See you in the next class.